ये वीडियो बीएससी या बीएससी बीएड सेकेंड ईयर और बीएससी या बीएससी बीएड थर्ड ईयर दोनों स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि ये टॉपिक जो है अब थर्ड ईयर में भी है। थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर क्वांटम यांत्रिकी स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्वांटम यांत्रिकी में स्पेक्ट्रोस्कोपी जो पेपर है उसकी फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक ही है यही कृष्णिका। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है अभी अपन सेकेंड ईयर के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सेकेंड ईयर इसलिए यहाँ पर जो अपने ये जो लेक्चर है वो सेकेंड ईयर के लिए है। तो सेकेंड ईयर की फिजिक्स में ये फर्स्ट पेपर है अपना ऊष्मा गतिकी सांख्यिकीय भौतिकी। सेकेंड ईयर फिजिक्स के अंदर अपना फर्स्ट पेपर है ऊष्मा गतिकी में सांख्यिकीय भौतिकी। इसकी यूनिट नंबर 4 का इलेक्शन नंबर 2 है। ठीक है, वहां पर यूनिट नंबर 1 है थर्ड ईयर के अंदर, यहां पर यूनिट नंबर 4 है। ठीक है, अब देखिए आपका इस लेक्चर में अपन टॉपिक नंबर 1 चल रहा था पिछले लेक्चर में कृष्णिका ब्लैक बॉडी। ठीक है, तो उसमें अपन ने कृष्णिका और कृष्णिका विकिरण क्या होता है उसका पहला पार्ट, इस टॉपिक का पहला जो पार्ट था कृष्णिका और कृष्णिका विकिरण। कृष्णिका और कृष्णिका विकिरण ये पढ़ लिया था। तो पहले अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप ये वाला वीडियो देखें, क्योंकि आपको ये पहले समझ में आना चाहिए कि कृष्णिका और कृष्णिका विकिरण क्या होते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला जो पार्ट है कृष्णिका और इस टॉपिक का पहला भाग, ठीक है, वो अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया है। ठीक है, इस लेक्चर में अपन कृष्णिका विकिरण का प्रायोगिक अध्ययन ठीक करेंगे। कृष्णिका विकिरण का प्रायोगिक अध्ययन करेंगे कि प्रायोगिक अध्ययन किसने किया था, कब किया था, क्या परिणाम थे, ये पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो कृष्णिका विकिरण का प्रायोगिक अध्ययन अपना टॉपिक है। कृष्णिका विकिरण का प्रायोगिक अध्ययन की जो कृष्णिका के अंदर से जो विकिरण निकल रही थी उनका प्रायोगिक अध्ययन किसने किया, कब किया और क्या परिणाम थे उनके, क्या रिजल्ट्स थे। ठीक है, उनको अपन इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहली लाइन मैंने ये लिखी है कि कृष्णिका विकिरण का प्रायोगिक अध्ययन सन 1899 में लूमर और प्रिंगसाइम ने किया था। सन 1899 में, थोड़ा सन को भी आप याद रखें। ठीक है, सन 1899 में लूमर और प्रिंगसाइम ने कृष्णिका विकिरण का प्रायोगिक अध्ययन किया था। ठीक है, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, प्रायोगिक परिणाम होंगे जो सही होंगे। ठीक है, अब माना किसी नियत ताप कैपिटल टी पर लैम्डा तरंग दैर्ध्य के संगत कृष्णिका की स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता या एक वर्णीय उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा है। लैम्डा तरंग दैर्ध्य पर, जैसे यहाँ पर ये जो लैम्डा से रिलेट कर दिया इसको अपन ने, यहाँ पर लैम्डा लगा हुआ है, तो लैम्डा तरंग दैर्ध्य पर कृष्णिका की स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता या एक वर्णीय उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा है। ठीक है, तो लूमर और प्रिंगसाइम ने किसी एक नियत ताप पर जो है लैम्डा तरंग दैर्ध्य के संगत कृष्णिका की स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता या एक मिनट उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा है। तो लूमर और प्रिंगसाइम ने विभिन्न तापों जैसे T1 अपन ने अलग अलग रीडिंग ली, मतलब अपन ने नहीं, लूमर और प्रिंगसाइम ने ताप का मान परिवर्तित किया। ठीक है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल T1 इक्वल टू 2000 केल्विन रख दिया, T2 इक्वल टू 1500 केल्विन, T3 इक्वल टू 1000 केल्विन। तो अलग अलग तापों पर स्पेक्ट्रम उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा का मान तरंग दैर्ध्य लैम्डा के सापेक्ष ज्ञात किया। मतलब एक बार जो है एक ताप का मान फिक्स करके फिर पूरी जो रीडिंग है वो एक ताप के लिए ली गई। ठीक है, एक ताप के लिए अध्ययन किया गया, फिर दूसरे ताप का मान परिवर्तित किया करके फिर दूसरे बार जो है अलग अलग तरंग दैर्ध्य के सापेक्ष ई लैम्डा का मान ज्ञात किया गया, फिर तीसरी बार जो ताप का मान परिवर्तित करके अलग अलग तरंग दैर्ध्य के लिए ई लैम्डा का मान ज्ञात किया गया। ठीक है, तो लूमर और प्रिंगसाइम ने विभिन्न तापों जैसे T1, T2, T3 पर स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा का मान तरंग दैर्ध्य लैम्डा के सापेक्ष ज्ञात किया। ई लैम्डा तथा लैम्डा के मध्य ग्राफ को स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण ग्राफ कहते हैं। ठीक है, ये जो प्रायोगिक ग्राफ था, प्रायोगिक जो रिजल्ट्स थे, प्रायोगिक परिणाम थे, उनको पहले अपन ग्राफ के रूप में दर्शा रहे हैं, फिर उनके ग्राफ से अपन क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, क्या विशेषताएं होगी। ठीक है, उनको भी जो है क्रमवाई उस ग्राफ से अपन देखेंगे। तो पहले एक बार यहाँ तक लिख लीजिए, यहाँ तक अभी केवल ये बताया गया है कि किसने किया अध्ययन, कब किया, और ग्राफ जो बनाएंगे वो किस किस के बीच में बना रहे हैं, अभी ये अपन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ तक लिख लीजिए एक बार आप। उतार लीजिए आप एक बार।
अब देखिए आप स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण ग्राफ, ऊर्जा वितरण ग्राफ, स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण ग्राफ, ये किस किस के बीच में बनेगा? ये बनेगा आपका ई लैम्डा और लैम्डा के बीच में। किस किस के बीच में बनेगा? ई लैम्डा और लैम्डा के बीच में। स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण ग्राफ ई लैम्डा और लैम्डा के बीच में बनेगा। ठीक है, देखिए आप जैसे T1 इक्वल टू 2000 केल्विन है, तो इसमें ग्राफ कैसे बनता है? यहाँ पर लैम्डा इक्वल टू 0 है। लैम्डा का मान बढ़ने पर जो ई लैम्डा का मान है पहले बढ़ता है, फिर एक इसका मान जो है अधिकतम मान हो जाता है, फिर वापस से जो इसका मान है कम हो जाता है। इस तरीके से लैम्डा का मान अधिक, इधर की तरफ जो है लैम्डा बढ़ रहा है, इधर की तरफ जो है लैम्डा बढ़ रहा है, ये ध्यान रखें आप। इधर की तरफ जाने पर लैम्डा का मान बढ़ रहा है, इधर की तरफ लैम्डा कम हो रहा है। ठीक है, तो लैम्डा का मान बढ़ने पर ई लैम्डा का मान पहले बढ़ता है, फिर एक किसी विशिष्ट तरंग दैर्ध्य पर जो है ई लैम्डा का मान अधिकतम हो जाता है, और वापस और अधिक तरंग दैर्ध्य के लिए इसका जो मान है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इस तरीके से इसको बोलते हैं अपन, इस विशिष्ट तरंग दैर्ध्य को लैम्डा एम कहते हैं। क्या कहते हैं? लैम्डा एम। और ये जो ग्राफ है वो अपने T1 इक्वल टू 2000 केल्विन ताप के लिए बनाया गया है, इसलिए इसके यहाँ पर भी अपन क्या लगा देंगे? M1 लगा देंगे। और ये जो है इस स्थिति में ई लैम्डा का मान अधिकतम आ रहा है, देखिए आप ग्राफ से, तो इसलिए इसको जो है अपन कह देंगे ई लैम्डा M1। ठीक है, यहाँ पर जो ई लैम्डा का ये जो मान है, इस ताप पर ई लैम्डा का अधिकतम मान है। ठीक है, और इस तरंग दैर्ध्य के सापेक्ष ई लैम्डा का जो मान है वो अधिकतम है। ठीक है, जैसे अपन ने पहले T1 ताप के लिए ग्राफ बनाया। अब देखिए आप इसके बाद, अब जैसे अपन T2 ताप के लिए ग्राफ बनाए, किसके लिए बनाए? T2 ताप के लिए अपन ग्राफ बनाए। ठीक है, तो T2 के लिए भी ऐसा ही आएगा ग्राफ आपका, ई लैम्डा का मान बढ़ाने पर पहले ई लैम्डा का मान बढ़ता है, फिर एक विशिष्ट तरंग दैर्ध्य पर इसका मान जो है अधिकतम हो जाता है, और फिर वापस से क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, ये इस तरह से यहाँ पर लैम्डा M2 कह देंगे इसको। यहाँ पे ये हो जाएगा ई लैम्डा M2। तीसरे बार देख लेते हैं कि लैम्डा इसी तरीके का ग्राफ आएगा, लैम्डा का मान बढ़ाने पर ई लैम्डा का मान बढ़ेगा, फिर जो है एक तरंग दैर्ध्य पर इसका जो एक विशिष्ट तरंग दैर्ध्य पर इसका मान अधिकतम हो जाएगा, और फिर वापस से कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए आप ई लैम्डा M3। ठीक है, इस तरीके के ग्राफ मिलता है आपको। ये प्रायोगिक ग्राफ है, ये जो है प्रायोगिक ग्राफ है। ठीक है, इस ग्राफ के साइड में आप क्या लिख लोगे? यहां T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3। ठीक है, तो आप देखिए जब ताप का मान अधिकतम है, ताप का मान जब अधिकतम है तो लैम्डा M का मान कम है। ठीक है, सबसे कम है, और जब ताप का मान सबसे कम है तो लैम्डा M का मान सबसे ज्यादा है। तो इससे ये निष्कर्ष निकल रहा है एक तो कि लैम्डा M और ताप जो है एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और भी निष्कर्ष जो है अपन बताएंगे, लेकिन एक बार जो है आप इस ग्राफ को बना लीजिए, एक बार आप ग्राफ बना लीजिए। यहां पर आप लिख दोगे स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता, ये तो हालांकि लिख दिया है मैंने, और लिखना चाहो तो और लिख सकते हो। स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता, स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा। ग्राफ को बिल्कुल साफ सुथरा बनाएं।
अभी मैं इसके और जो इस ग्राफ के बारे में और जो बातें हैं वो भी मैं आपको लिखवाता जाऊंगा और एक एक पॉइंट को समझाता जाऊंगा। एक बार आप ग्राफ बना लीजिए। देखिए, अब आप लिखोगे स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण ग्राफ की विशेषताएं। स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण ग्राफ की विशेषताएं। स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण ग्राफ की विशेषताएं। ठीक है, विशेषताओं में नंबर 1 देखिए। आप देखिए स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण ग्राफ। स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण ग्राफ। स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण ग्राफ सतत होता है। सतत होता है अर्थात प्रत्येक ताप पर प्रत्येक तरंग दैर्घ्य के विकिरण उत्सर्जित होते हैं। प्रत्येक ताप पर प्रत्येक तरंग दैर्घ्य के विकिरण उत्सर्जित होता है। अभी लाइन को समझा रहे हैं। विकिरण उत्सर्जित होते हैं प्रत्येक ताप पर प्रत्येक तरंग दैर्घ्य के विकिरण उत्सर्जित होता है। देखिए स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण का ग्राफ सतत होता है। अभी अपन ने ग्राफ देखे थे, ठीक है, चाहे वो T1 के लिए हो, चाहे T2 के लिए हो, चाहे T3 के लिए हो। देखिए जो आपके ग्राफ आ रहे हैं वो सतत आ रहे हैं, कंटिन्यू आ रहे हैं। इनमें बीच में से कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है, बिल्कुल क्या है, सतत है। सतत होने से क्या निष्कर्ष निकल रहा है, अर्थात प्रत्येक ताप पर प्रत्येक तरंग दैर्घ्य के विकिरण उत्सर्जित होता है। चाहे आप इस ताप की बात करो, चाहे इस ताप की बात करो, चाहे इस ताप के ग्राफ की बात करो, ठीक है, तीनों ही ग्राफ सतत है। इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि प्रत्येक ताप पर प्रत्येक तरंग दैर्घ्य के विकिरण उत्सर्जित होता है। क्यों, देखिए जैसे अपन लैम्बडा और ई लैम्बडा के बीच में जो है ग्राफ बना रहे हैं। ई लैम्बडा एक तरीके से क्या है, विकिरणों की मात्रा को जो है प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है, मात्रा, या फिर अपन कह सकते हैं कि एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय उत्सर्जित ऊर्जा,
ठीक है, को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर देखिए ई लैम्बडा का जो मान है, किसी भी लैम्बडा के लिए ई लैम्बडा का मान जो है जीरो नहीं है। किसी भी लैम्बडा के लिए, किसी भी लैम्बडा के लिए ई लैम्बडा का मान, ई लैम्बडा का मान, ई लैम्बडा का मान जीरो नहीं है। किसी भी लैम्बडा के लिए ई लैम्बडा का मान जीरो नहीं है। जैसे अपन ग्राफ इस तरीके से बन रहा है आपका, ठीक है। तो ये हर तरंग दैर्घ्य के हर मान के लिए ई लैम्बडा का कुछ न कुछ मान जरूर है, यानी कि कुछ न कुछ मात्रा जो है हर तरंग दैर्घ्य के विकिरणों की पाई जरूर जाती है, ठीक है, चाहे वो मात्रा कम हो चाहे ज्यादा हो। जैसे अपन यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ जो तरंग दैर्घ्य है इनकी मात्रा कम है, फिर जैसे जैसे तरंग दैर्घ्य का मान बढ़ता जा रहा है तो इन विकिरणों की मात्रा बढ़ती जा रही है, ठीक है। फिर एक यहाँ जो इस तरंग दैर्घ्य के जो विकिरण है वो सबसे अधिक मात्रा में पाए जाएंगे, ठीक है, और क्योंकि इनकी ऊर्जा जो है सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो फिर जैसे अपन और ज्यादा तरंग दैर्घ्य का मान ज्यादा होता जाएगा तो जो विकिरणों की मात्रा है वो कम होती जाएगी, ज्यादा तरंग दैर्घ्य वाले विकिरणों की मात्रा कम होती जाएगी, ठीक है। तो लेकिन हर तरंग दैर्घ्य के विकिरणों की कुछ न कुछ मात्रा जो है अवश्य विद्यमान रहती है, क्योंकि ग्राफ क्या होता है सतत। अगर मान लीजिए ग्राफ यहां से यहां तक होता ही नहीं, इस तरीके से होता, ठीक है, तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि इस तरंग दैर्घ्य अंतराल के अंदर कोई इस तरंग दैर्घ्य अंतराल के अंदर जो है कोई विकिरणों की मात्रा नहीं होती है, विकिरणों की कुछ भी मात्रा नहीं होती है, ठीक है। तो ये इस तरीके से अगर ये ग्राफ होता तो अपन ये बात कह सकते थे, लेकिन ये ग्राफ जो है इस तरीके से नहीं है। ग्राफ क्या है, बिल्कुल सतत है। सतत होने का मतलब क्या हो गया कि प्रत्येक ताप पर प्रत्येक तरंग दैर्घ्य के विकिरण उत्सर्जित होते हैं, यानी कि हर तरंग दैर्घ्य के विकिरणों की कुछ न कुछ मात्रा अवश्य विद्यमान होती है। यानी कि कृष्णिका विकिरण के अंदर लैम्बडा इक्वल टू 0 से लैम्बडा इक्वल टू अनंत तक के अनंत तक तरंग दैर्घ्य के सभी तरंग दैर्घ्य के विकिरण जरूर से जरूर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये पहली जो है विशेषता हो गई अपने, ठीक है। स्पेक्ट्रम में ऊर्जा वितरण ग्राफ सतत होता है, अर्थात प्रत्येक ताप पर प्रत्येक तरंग दैर्घ्य के विकिरण उत्सर्जित होते हैं। दूसरा जो है इसका अपन लिख सकते हैं कि भिन्न भिन्न तरंग दैर्घ्य वाले विकिरणों की मात्रा, भिन्न भिन्न तरंग दैर्घ्य वाले विकिरणों की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न तरंग दैर्घ्य वाले विकिरणों की मात्रा, तरंग दैर्घ्य वाले विकिरणों की मात्रा, भिन्न भिन्न तरंग दैर्घ्य वाले विकिरणों की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न तरंग दैर्घ्य वाले विकिरणों की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। जैसे भिन्न भिन्न तरंग दैर्घ्य वाले विकिरणों की मात्रा भिन्न भिन्न होती है, जैसे अपन ने ग्राफ देखा था, ये आपका ग्राफ है, ठीक है, ये आपका ग्राफ है। यहां से देखिए आप कि यहाँ अपने जो मात्रा है, जैसे आपकी यहाँ लैम्बडा का मान अलग है, यहाँ लैम्बडा का मान जैसे अपन इधर की तरफ चलते जा रहे हैं लैम्बडा का मान चेंज होता जा रहा है, तो ये ग्राफ ई लैम्बडा का मान भी क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। देखिए आप जैसे लैम्बडा का मान चेंज हो रहा है तो ई लैम्बडा का मान भी क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है, ठीक। तो इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जैसे इस तरंग दैर्घ्य के विकिरणों की मात्रा जो है, यहाँ विकिरणों की मात्रा जो है यहाँ से अपन इतनी होगी, इसके सापेक्ष जो है इस तरंग दैर्घ्य वाले विकिरणों की मात्रा और भी ज्यादा होगी, इस तरंग दैर्घ्य वाले विकिरणों की मात्रा और भी ज्यादा होगी, ठीक है। तो तरंग दैर्घ्य का मान अगर परिवर्तित होगा तो मात्रा का मान भी परिवर्तित होगा। तो भिन्न भिन्न तरंग दैर्घ्य वाले विकिरणों की मात्रा भी अलग अलग भिन्न भिन्न होगी, ठीक है। तो ये आपके तीसरा पॉइंट है कि ताप में वृद्धि से प्रत्येक तरंग दैर्घ्य के विकिरणों की मात्रा, ताप में वृद्धि से तरंग दैर्घ्य से विकिरणों की मात्रा में वृद्धि होती है, विकिरणों की मात्रा में वृद्धि होती है। ताप में वृद्धि से विकिरणों की मात्रा में वृद्धि होती है। देखिए आपने जैसे ग्राफ बनाया T1 और T2 के लिए, देख लीजिए जैसे T1 के लिए आपका ग्राफ ये है, ठीक है, और T2 के लिए जैसे आपका ग्राफ ये है। तो यहां तक देखिए यहाँ तो ज्यादा मात्रा है, आप जैसे किसी भी तरंग दैर्घ्य के लिए देख लीजिए आप, और यहाँ जो है T2 ताप जो है कम ताप है, T1 जो है ज्यादा ताप है, ठीक है। तो यहाँ पर मात्रा आपको देखो कमी है और यहाँ पर जो मात्रा है वो ज्यादा है। तो ताप में वृद्धि करोगे तो मात्रा ज्यादा मिलेगी और ताप में कम है तो मात्रा कम हो जाएगी, ठीक है। ताप में वृद्धि करने से विकिरणों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो ये आपके तीसरा पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। चौथा पॉइंट अपन लिख सकते हैं कि लैम्बडा का किसी एक ताप पर
किसी एक ताप पर लैम्ब्डा का मान बढ़ाने से, किसी एक ताप पर तरंग दैर्घ्य लैम्ब्डा का मान बढ़ाने से, तरंग दैर्घ्य लैम्ब्डा का मान बढ़ाने से, तरंग दैर्घ्य लैम्ब्डा का मान बढ़ाने से पहले स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता, पहले स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता ई लैम्ब्डा, पहले स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता ई लैम्ब्डा का मान बढ़ता है। स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता ई लैम्ब्डा का मान, इसको ऐसे लिख लीजिए, यहां बढ़ाने से स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता ई लैम्ब्डा का मान पहले बढ़ता है, पहले बढ़ता है, फिर एक विशिष्ट तरंग दैर्घ्य, फिर एक विशिष्ट तरंग दैर्घ्य, विशिष्ट तरंग दैर्घ्य लैम्ब्डा एम पर इसका मान, विशिष्ट तरंग दैर्घ्य लैम्ब्डा एम पर इसका मान अधिकतम, अधिकतम ई लैम्ब्डा एम, अधिकतम ई लैम्ब्डा एम हो जाता है। फिर एक विशिष्ट तरंग दैर्घ्य लैम्ब्डा एम पर इसका मान अधिकतम ई लैम्ब्डा एम हो जाता है। इसके बाद और अधिक तरंग, इसके बाद तरंग दैर्घ्य का मान और अधिक बढ़ाने पर, तरंग दैर्घ्य, इसके बाद तरंग दैर्घ्य लैम्ब्डा का मान और अधिक बढ़ाने पर, और अधिक बढ़ाने पर ई लैम्ब्डा एम का मान कम होता है, कम होता है। तो ये तो अपन को ग्राफ से दिख ही रहे हैं। ग्राफ अपना किस तरीके से आ रहा था, इस तरीके से। तो लैम्ब्डा का मान बढ़ाने पर पहले ई लैम्ब्डा का मान बढ़ता है, फिर एक विशिष्ट तरंग दैर्घ्य लैम्ब्डा एम पर ई लैम्ब्डा का मान अधिकतम हो जाता है, उसके बाद लैम्ब्डा और बढ़ाओगे तो ई लैम्ब्डा का मान घट जाता है। तो ये पॉइंट तो अपन को दिख ही रहा है। तो एक बार आप जो है लिख लीजिए यहां तक। लिख लीजिए कि भाई यहां तक।
4 पॉइंट देख लिए अपन ने। पांचवा पॉइंट देखिए, पांचवा पॉइंट, अधिकतम उत्सर्जन क्षमता। अधिकतम उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा एम। ई लैम्डा एम, अधिकतम उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा एम के संगत तरंग दैर्घ्य के संगत, अधिकतम उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा एम के संगत तरंग दैर्घ्य लैम्डा एम का मान कृष्णिका के ताप, कृष्णिका के ताप कैपिटल टी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अधिकतम उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा एम के संगत तरंग दैर्घ्य लैम्डा एम का मान कृष्णिका के ताप टी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात लैम्डा एम समानुपाती 1/T। ठीक है, देन यदि अपन एक नियतांक लगा दें समानुपाती को हटाकर, तो ये हो जाएगा लैम्डा एम इक्वल टू B/T और लैम्डा एम इंटू टी इक्वल टू बी। ठीक है, लैम्डा एम इंटू टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक नियतांक आ जाएगा। ठीक है, अर्थात तो अपन ये कह सकते हैं कि लैम्डा एम और टी का गुणनफल नियत रहता है, अर्थात लैम्डा एम व टी का गुणनफल नियत रहता है। लैम्डा एम और टी का गुणनफल जो है नियत रहता है। ठीक है, यहां स्मॉल बी एक नियतांक है, स्मॉल बी एक नियतांक है जिसे वीन नियतांक कहते हैं, जिसे वीन नियतांक कहते हैं, तथा इसका मान 2.898 इंटू 10⁻³ मात्रक क्या आएगा इसका, b इक्वल टू क्या है, लैम्डा एम इंटू टी। लैम्डा एम का मात्रक क्या होगा, मीटर, टी का केल्विन, तो मीटर इंटू केल्विन। इसका मान 2.898 इंटू 10⁻³ मीटर इंटू केल्विन होता है। ठीक है, और ये जो लैम्डा एम इंटू टी इक्वल टू बी है, इसे वीन का विस्थापन नियम भी कहते हैं। ठीक है, और लैम्डा एम इंटू टी इक्वल टू बी को मैं यहां लिख देता हूं, लैम्डा एम इंटू टी इक्वल टू बी को वीन का विस्थापन नियम, वीन का विस्थापन नियम, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, विस्थापन नियम भी कहते हैं, वीन का विस्थापन नियम कहते हैं। लैम्डा एम इंटू टी इक्वल टू बी को वीन का विस्थापन नियम कहते हैं। एक अभी अपन आगे पढ़ेंगे वीन का विकिरण नियम, वो अलग है और ये अलग है। अभी इसी टॉपिक नंबर 1 के अंदर ही पढ़ेंगे वीन का विकिरण नियम, वो अलग है, ये अलग है। ये वीन का विस्थापन नियम है, ये जो है ये आपको फॉर्मूले में भी काम आएगा, न्यूमेरिकल्स में फॉर्मूले के रूप में काम आएगा। ये अपन को ग्राफ से पता चल रहा है, मैंने आपको बताया था ग्राफ के अंदर, क्योंकि ग्राफ में अपन को क्या दिख रहा है, देखो मैं साइड में बता देता हूं।
जैसे आपके पास यहाँ अपने जो ग्राफ था उसमें अपन ने देखा था कि ये जो T1 का ग्राफ है, T1 का ग्राफ है, इसमें जो लैम्बडा एम है, लैम्बडा M1 यहाँ पे है और T1 जो है मैक्सिमम है, ठीक है। फिर T2 का जो ग्राफ है उसमें लैम्बडा एम यहाँ पर है। फिर T3 का जो ग्राफ है वो उसमें लैम्बडा एम यहाँ पर। तो आप देखिए कि T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3। तो T1 सबसे ज्यादा है तो लैम्बडा एम सबसे कम है, और T3 जो है सबसे कम है तो लैम्बडा एम सबसे ज्यादा है। इधर की तरफ जाते हैं तो तरंग दैर्घ्य का मान बढ़ता है तो लैम्बडा एम सबसे ज्यादा है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि लैम्बडा एम समानुपाती 1/T होता है। ठीक है, ये ग्राफ आपको वापस बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने समझाने के लिए बनाया है। देखिए इस व्हील के विस्थापन नियम को अगर मान लीजिएगा आपको कोई, जैसे मान लीजिए आपको लैम्बडा M1 T1, लैम्बडा M2 और T2, ये 4 चर है। मान लीजिए आपको 4 चरों में से 3 चर दे रखे हैं, आपको एक चर आपसे पूछता है, तो यहां से अपन एक फॉर्मूला बना सकते हैं और उससे अपन ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि कैसे, देखिए, क्योंकि लैम्बडा M इंटू टी इक्वल टू बी, बी क्या है, नियत, कांस्टेंट, ठीक है। तो लैम्बडा M1 T1 इक्वल टू बी आएगा, ठीक है, और लैम्बडा M2 T2 इक्वल टू भी क्या आएगा, बी आएगा, ठीक है। तो दोनों बी बी क्या हो जाएंगे, बराबर, अतः लैम्बडा M1 T1 इक्वल टू लैम्बडा M2 T2। इसको किसी न्यूमेरिकल के लिए भी आप काम में ले सकते हैं। लिख लीजिए। ये 5 पॉइंट हो गए हैं आपके। छठा पॉइंट देखिए, अधिकतम उत्सर्जन क्षमता ई लैम्बडा एम, अधिकतम उत्सर्जन क्षमता, अधिकतम उत्सर्जन क्षमता ई लैम्बडा एम, ई लैम्बडा एम का मान ताप की, ताप टी की पंचम घात T5 के समानुपाती होता है। ताप T की पंचम घात के समानुपाती होता है। ताप की पंचम घात T5 के समानुपाती होता है, अर्थात ई लैम्बडा एम समानुपाती T5। ये छठा नियम है। सातवां नियम नहीं, सॉरी, ये विशेषताएं जो है। सातवां देखिए, सातवां क्या है
कि किसी एक ताप पर किसी एक ताप पर स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण वक्र स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण वक्र और तरंगदैर्घ्य अक्ष किसी एक ताप पर स्पेक्ट्रम ऊर्जा वितरण वक्र और तरंगदैर्घ्य अक्ष के मध्य का क्षेत्रफल तरंगदैर्घ्य अक्ष के मध्य का क्षेत्रफल उस ताप पर कुल उत्सर्जन क्षमता कैपिटल ई के बराबर होता है। यानी कि अगर आपसे पूछे कि किसी एक ताप पर कुल उत्सर्जन क्षमता आपको कैलकुलेट करनी हो तो आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आपको देखिए, आप ये क्या कहना चाह रहे हैं, ग्राफ आपका जैसे किसी एक ताप की बात कर रहे हैं तो एक ताप के लिए अपने ग्राफ देख लिया, ठीक है। तो किसी एक ताप पर कुल उत्सर्जन क्षमता, ये जो ई लैम्बडा होता है वो तो किसी एक पर्टिकुलर लैम्बडा के लिए है, ठीक है। लेकिन अपन को कुल उत्सर्जन क्षमता देखनी है, ठीक है। तो इसके लिए इस कुल उत्सर्जन क्षमता क्या होगी कि किसी एक ताप पर ये जो स्पेक्ट्रम ऊर्जा वितरण वक्र है और तरंगदैर्घ्य अक्ष कौन सी है, ये इनके बीच के क्षेत्रफल के बराबर होगी। अब इनके बीच का क्षेत्रफल अपन को देखना है, तो क्षेत्रफल के लिए आपको क्या होगा, इसको ये जो कोई फिक्स आकृति तो है नहीं। जैसे मान लीजिए आयत होता तो इसका फॉर्मूला लगा देते, वर्ग होता तो फॉर्मूला लगा देते, वृत्त होता तो फॉर्मूला लगा देते, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल कैलकुलेट करने के लिए जब कोई फिक्स आकृति नहीं होती है तो इसको छोटी छोटी पट्टिकाओं में विभाजित कर देते हैं, छोटी छोटी पट्टिकाओं में, और एक पट्टिका को अपन आयत के रूप में मान लेते हैं, ठीक है। तो इस आयत की जो चौड़ाई है वो तो हो जाएगी डी लैम्बडा, और ये जो लंबाई इंटू चौड़ाई होती है ना आयत का क्षेत्रफल, और ये इसको लंबाई मान लीजिए, ठीक है। इसको लंबाई मान लोगे तो ये कितनी हो जाएगी, ई लैम्बडा। तो एक पट्टिका का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ई लैम्बडा इंटू डी लैम्बडा, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो सारी पट्टिकाओं के क्षेत्रफल या इस कुल क्षेत्रफल को अपन कैलकुलेट करना चाहेंगे तो लैम्बडा इक्वल टू 0 से अनंत तक के लिए आप इसका क्या कर दीजिए, समाकलन कर दीजिए, ठीक है। तो ये जो क्षेत्रफल है ये कुल उत्सर्जन क्षमता कैपिटल ई को व्यक्त करता है। तो लिख लीजिए एक बार यहां तक। लिख लीजिए यहां तक।
अब देखिए यहाँ पर अपन ए लैम्बडा डी लैम्बडा का मान रखकर इसको कैलकुलेट करेंगे। अभी ये अपन जो है आगे के टॉपिक में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, मैं आपको करके बताऊंगा। तो ई लैम्बडा डी लैम्बडा का मान रखकर अपन इसको कैलकुलेट करेंगे, तो ये आएगा इक्वल टू सिग्मा T4। क्या आएगा? इक्वल टू सिग्मा T4, ठीक है। इसको बोलते हैं, इस नियम को स्टीफन वोल्टजमान नियम कहते हैं। इस नियम को कौन सा नियम बोलते हैं? स्टीफन वोल्टजमान नियम कहते हैं, ठीक है। इस नियम को स्टीफन वोल्टजमान नियम, स्टीफन वोल्टजमान नियम कहते हैं। यहां सिग्मा एक नियतांक है, सिग्मा एक नियतांक है जिसे स्टीफन नियतांक कहते हैं, जिसे स्टीफन नियतांक कहते हैं। इसका मान 5.67 इंटू 10⁻⁻8 मात्रक आएगा इसका वाट अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू केल्विन की पावर 4। इसको वापस से मत लिख देना, ठीक है, होता है। यहां से मात्रक निकालने के लिए सिग्मा इक्वल टू क्या आएगा? ई अपॉन T4। ई का मात्रक क्या होता है? वाट अपॉन मीटर स्क्वायर, और T4 का क्या होता है? केल्विन की पावर 4। तो ये जो है यहां तक अपना जो है कृष्णिका विकिरण का प्रायोगिक अध्ययन जो है कंप्लीट हो गया है। अब अपन जो है नेक्स्ट वीडियो में कृष्णिका विकिरण का सैद्धांतिक अध्ययन पढ़ेंगे। टॉपिक नंबर 1 का ही तीसरा पार्ट, ये टॉपिक नंबर 1 का दूसरा पार्ट है। टॉपिक नंबर 1 है कृष्णिका